हाँ, देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पढ़े थे और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल करे थे। अब कुछ क्वेश्चन तुमको ट्राई करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है। तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तुमको दे रखा है कि ऐसी कोई बस है और इसके 50 मीटर पीछे कोई आदमी है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और चलो मान लेते हैं कि ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है और हमको दे रखा है कि बस को स्टार्ट करने के बाद ये जो बस है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर चलने लगती है ना? अब देखो, जैसे ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, ये आदमी बस को पकड़ने के लिए दौड़ता है ना? जैसे ये ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, वैसे ही ये जो पीछे जो आदमी है वो बस को पकड़ने के लिए दौड़ता है। और हमको दे रखा है कि ये जो आदमी है वो v के कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। बस हमको पूछा है कि आदमी की कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो ताकि वो बस को पकड़ ही नहीं पाए। ये तो हमको पूछा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट ही कैन नॉट कैच द बस। इसको तुम ट्राई करो, 3 मिनट तक वीडियो पॉज़ कर देना और इसको तुम खुद करो। चलो, तुमने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है? तो देख लेना। तो हमको दे रखा है बस है, 50 मीटर पीछे आदमी है, बस रेस्ट से स्टार्ट होती है और 1 के एक्सेलरेशन से मूव करती है। उसी इंस्टेंट पर आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने लगता है और हमको पता है कि आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। आदमी की वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये बस को कैच कर ही नहीं पाए, वो देखना है। बस आराम से बताओ कि यहाँ भी आदमी और बस दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दिख रहा है ना? वही कि इस बार भी आदमी और बस दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। मतलब आदमी के कंपैरिजन में बस का रिलेटिव मोशन भी देख सकते हैं या बस के कंपैरिजन में आदमी का भी। इस बार तो सेम बात पड़ेगी। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम इस बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव मोशन देखते हैं। तो बताओ, बस के कंपैरिजन में मतलब बस को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव मोशन देखते हैं, मतलब बस के कंपैरिजन में आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलो, पहले हम बस के कंपैरिजन में आदमी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 और आदमी की इनिशियल वेलोसिटी v। तो बस के कंपैरिजन में आदमी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो v होगी, है ना? तो वही कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, आदमी की v। तो बस के कंपैरिजन में आदमी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो v होगी, ठीक है? अब बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि बताओ, बस का एक्सेलरेशन 1, आदमी का एक्सेलरेशन 0। तो बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 माइनस 1 मतलब -1। ये कल कर चुके हैं ना? तो देखते ही कर सकते हैं कि बस का एक्सेलरेशन 1, आदमी का 0। तो बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 माइनस 1 मतलब -1 होगा। बताओ, बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव एक्सेलरेशन -1 होगा ना? इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 1 होगी और -1 तो डायरेक्शन की इसके अपोजिट होगा। मतलब ये एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में था तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, है ना? बस कह सकते हैं कि आदमी का 1, बस का क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, बस का एक्सेलरेशन 1, आदमी का 0। तो बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 माइनस 1 मतलब -1। मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है? और पीछे माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ये राइट डायरेक्शन में तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। बस बताओ,
बस के कंपैरिजन में आदमी का रिलेटिव वेलोसिटी देख लिया और रिलेटिव एक्सेलरेशन देख लिया। बस अब हम रिलेटिव मोशन को अ, ढंग से लॉजिकली स्टडी कर सकते हैं। बस हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि बस को रिलेटिवली रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में आदमी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो v और रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 पीछे की ओर। तो साफ-साफ देख सकते हो कि इस बार भी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिंग है। और बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिंग है मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। मतलब अभी रिलेटिव वेलोसिटी v है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी, फिर और कम होगी और ऐसे घटेगी। और बताओ, यहाँ पहुँचते-पहुँचते थोड़ी-सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में आदमी इस बस को टच कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आदमी बस को ना पकड़ पाए, तो उसके लिए यहाँ पहुँचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो उसके बाद रिलेटिवली पलट करके पीछे आएगा और ये गाड़ी को पकड़ने से बच जाएगा। है, तो बस हमको पूछा है कि आदमी गाड़ी को ना पकड़ पाए, उसके लिए यहाँ तक पहुँचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। बस आराम से बताओ कि आदमी के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन-सी रहेगी? थर्ड इक्वेशन बताओ। इस बार भी टाइम का कोई ज़िक्र नहीं है। इस आदमी के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगाएँगे मतलब v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव ये लगाएँगे। चलो बताओ, ज़्यादातर चीज़ें आगे की ओर हैं, इसलिए आगे वाली डायरेक्शन को ही पॉज़िटिव बस वैल्यू रखते हैं। v रिलेटिव तो तुम बताओ कि बस को पकड़ने से जस्ट रोकना है, तो उसके लिए यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए इक्वल टू u रिलेटिव कितना है? v का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 है लेकिन अपोजिंग है इसलिए -1 इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक आदमी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50। इसको सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 100, तो v इक्वल टू 10, है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि आदमी गाड़ी को ना पकड़ पाए, उसके लिए आदमी की वेलोसिटी फिर आदमी गाड़ी को पकड़ने से जस्ट बच जाए, उसके लिए आदमी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है? आगे हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ, आदमी की वेलोसिटी एग्ज़ैक्टली 10 हो गई, तब तो गाड़ी को टच करने से बाल-बाल बच जाएगा, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आदमी गाड़ी को बिल्कुल ना पकड़ पाए। उसके लिए आदमी की जो वेलोसिटी है वो ये 10 से भी कम होनी चाहिए, ठीक? और अगर हम चाहते हैं कि आदमी गाड़ी को पकड़ ले, तो उसके लिए आदमी की वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, तो आदमी गाड़ी को पकड़ लेगा। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी तुम्हीं को करना है। तो इस क्वेश्चन की भी लैंग्वेज यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई रॉकेट है, ये 300 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर इसकी जमीन से हाइट 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो गई है। अब उसी इंस्टेंट पर ग्राउंड से एक गोले को मतलब शेल को फायर किया है और शेल को इनिशियली 500 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर फायर किया है ना? और हमको पता है कि शेल तो बिल्कुल डेड ऑब्जेक्ट होता है ना? हमको पता है कि शेल अपनी ओर से कोई फ़ोर्स नहीं लगा सकता, मतलब शेल बिल्कुल डेड ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बार छूट गया उसके बाद ये शेल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, तो हर बार इस पर एक्चुअल फ़ोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन g या 10 नीचे की ओर होगा, ठीक है ना? अब बताओ, शेल की इनिशियल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है और रॉकेट की कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शेल रॉकेट को टकरा जाए, हिट कर दे। अब देखो, हिट करने से बचने के लिए हम रॉकेट को एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो हमको देखना है कि रॉकेट को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएँ ताकि शेल इसको हिट कर ही ना पाए। तो उसके 4 ऑप्शन हैं। ये तो 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके खुद ट्राई करो इसको। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमको दे रखा है रॉकेट 300 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
जब हाइट इसकी 1 किलोमीटर है तब किसी शेल को 500 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फायर किया है। और हमको पता है कि शेल डॉट डेड ऑब्जेक्ट है, एक बार छूट गया उसके बाद फ्रीली मूव करेगा, तो हर बार इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा, ठीक है। शेल इस रॉकेट को हिट कर सकता है, तो हिट करने से बचाने के लिए हम रॉकेट को a के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो रॉकेट को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें ताकि शेल इसको हिट ना कर पाए, वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार भी शेल और रॉकेट दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में सिंपली एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तुम चाहो तो रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव मोशन भी देख सकते हो, या चाहो तो शेल के कंपैरिजन में रॉकेट का भी रिलेटिव मोशन देख सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन तुम बताओ कि इनका एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में, इससे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम और इसकी ज्यादा ना, कम के कंपैरिजन में ज्यादा का मोशन देखना आसान होता है। इससे आसानी के लिए हम रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो बताओ रॉकेट के कंपैरिजन में ना, तो रॉकेट के कंपैरिजन में मतलब रॉकेट को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव मोशन देखते हैं। मतलब रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे और रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलो पहले रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि रॉकेट का एक्सेलरेशन ए ऊपर और शेल का एक्सेलरेशन जी नीचे, दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इसे रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी प्लस ए। और डायरेक्शन बताओ, पास बुलाने वाली या दूर भगाने वाली, दूर भगाने वाली, तुम खुद बताओ, है ना। अभी केवल एक्सेलरेशन देखना है, तो बताओ रॉकेट का एक्सेलरेशन ऐसा है और शेल का एक्सेलरेशन ऐसा है, तो बताओ दोनों के एक्सेलरेशन एक दूसरे से दूर भागने वाले हैं ना। तो बताओ रॉकेट के कंपैरिजन में देखें तो शेल का रिलेटिव एक्सेलरेशन दूर भगाने वाला होगा और कितना होगा, जी प्लस ए, है ना। बस हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि रॉकेट के कंपैरिजन में शेल का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी प्लस ए और डायरेक्शन दूर भगाने वाली इस टाइप की होगी। चलो अब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तो तुम बताओ कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 300 और शेल की इनिशियल वेलोसिटी 500, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इससे रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट बताओ कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 300, शेल की इनिशियल वेलोसिटी 500, तो रॉकेट के कंपैरिजन में शेल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 500 माइनस 300 मतलब 200 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई, है ना। बस बताओ रॉकेट के कंपैरिजन में शेल की रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब इसके रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे, या तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि रॉकेट को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में शेल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 200 होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन जी प्लस है। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार भी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिंग है, इससे रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी 200 है, फिर कम होगी, फिर और कम होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रॉकेट को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में शेल घटती रिलेटिव वेलोसिटी से इसके पास आएगा। और तुम बताओ कि यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ी सी भी रिलेटिव वेलोसिटी बची, तब तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में शेल टकरा जाएगा। लेकिन टकराने से जस्ट बचाना है, तो उसके लिए यहाँ पहुंचने के जस्ट पहले इस शेल की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ये पहले ही बता चुका हूँ, तो वही टकराने से बचना है, तो उसके लिए यहाँ पहुंचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। जस्ट पहले अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर रिलेटिवली पलट करके नीचे आएगा, मतलब टकराने से जस्ट बच जाएगा। तो बस यहाँ भी वही कंसेप्ट कि टकराने से जस्ट बचने के लिए रॉकेट तक पहुंचने के जस्ट पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, है ना।
और तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1000 मीटर। बस आराम से बताओ कि शेल के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इस बार भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है। तो शेल के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, मतलब v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। बस आराम से बताओ कि टक्कर, और बताओ ज्यादातर चीजें ऊपर की ओर है, इसलिए आसानी के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो टकराने से जस्ट बचने के लिए फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 200 का स्क्वायर प्लस 2 रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस a तो है, लेकिन अपोजिंग नीचे की ओर इससे माइनस, और s रिलेटिव तो होता है यहाँ से यहाँ तक शेल को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 1000। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअली रॉकेट शेल दोनों मूव करे ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक शेल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1000 ही होगा। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, तो कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 1000 2000 इंटू जी प्लस ए, तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो g प्लस ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 200 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 अपन ये 2000 नीचे आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20। अब g की वैल्यू क्या रख सकते हैं 10 प्लस a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया है ना। मतलब शेल को रॉकेट से टकराने से जस्ट बचाना है, तो उसके लिए रॉकेट का एक्सेलरेशन 10 होना चाहिए। अब देखो तो हम समझ सकते हैं कि अगर रॉकेट का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली 10 हुआ, तब तो शेल इसको टकराने से जस्ट बच जाएगा, मतलब टकराने से रॉकेट बिल्कुल बाल बाल बच जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रॉकेट अच्छे से बच जाए, तो उसके लिए इसका एक्सेलरेशन 10 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। हाँ बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, अब रिलेटिव मोशन में कई बार लिफ्ट के रिलेटिव मोशन के कई बार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लिफ्ट भी मूव कर रही होती है और लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है। तो ऐसे केस में हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं। तो ये मोशन रिलेटिव टू अ लिफ्ट, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए सॉरी, ठीक, इसको समझने के लिए एक नॉर्मल टाइप का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो, जैसे मान लेते हैं ऐसी कोई लिफ्ट है जिसकी हाइट h है, फिर मान लेते हैं कोई लिफ्ट है जिसकी हाइट h। अब हमको दे रखा है कि लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, और मान लेते हैं कि लिफ्ट एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है, और किसी इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की छत से कोई स्क्रू छूट रहा है, मतलब छत से कोई स्क्रू गिर रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा है कि स्क्रू को लिफ्ट कोई फर्श तक पहुंचने में या टकराने में कितना टाइम लगेगा, वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कोई लिफ्ट है, इसकी हाइट h है। अभी लिफ्ट है ना, इस बार हमको दे रखा है कि लिफ्ट एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, और किसी इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी u है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि लिफ्ट के एक्सेलरेशन का यूज होता है, लिफ्ट की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ठीक है, कि लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है और किसी इंस्टेंट पर लिफ्ट की वेलोसिटी u है। अब देखो इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की छत से कोई स्क्रू छूट रहा है ना, मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर लिफ्ट की छत से कोई स्क्रू छूट रहा है। ये तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में ही पढ़ा था कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई स्क्रू छूट रहा हो या रिलीज हो रहा हो, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये स्क्रू लिफ्ट की वेलोसिटी ले करके जाएगा। तो ये हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था, तो हम बोल सकते हैं कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई स्क्रू छूट रहा हो, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये लिफ्ट की वेलोसिटी लेकर के जाएगा, मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी u है, तो उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी u ही होगी। तो स्क्रू की इनिशियल वेलोसिटी तो u आ गई।
अब एक्सेलरेशन देखना है, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट फोर्स पर ही डिपेंड करता है। बस, है ना? तो एक्सेलरेशन के लिए तो वही कहानी कि बताओ, एक बार लिफ्ट से छूट गया उसके बाद स्क्रू बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, है ना? वही चीज़, एक बार लिफ्ट से छूट गया उसके बाद स्क्रू बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, तो हर टाइम पे स्क्रू पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर, है ना? तो बस अब आराम से बताओ कि अब लिफ्ट भी मूव कर रही है और स्क्रू भी मूव कर रहा है, तो हमको देखना है कि स्क्रू को लिफ्ट की फर्श तक पहुँचने में, मतलब टकराने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको देखना है ना? तो बस अब तुम आराम से बताओ कि इस बार लिफ्ट और स्क्रू दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं, दिख रहा है ना? इस बार लिफ्ट भी मूव कर रही है और स्क्रू भी मूव कर रहा है, मतलब इस बार लिफ्ट और स्क्रू दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं, तो दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो हम चाहें तो लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का मोशन भी देख सकते हैं, या फिर स्क्रू के कंपैरिजन में लिफ्ट का भी। चलो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि हम लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखते हैं। है, तो ध्यान रखना कि दोनों कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव करें ना, तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे। तो बस हम ऐसा करते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कि लिफ्ट के कंपैरिजन में, नहीं तो लिफ्ट के कंपैरिजन में मतलब लिफ्ट को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखते हैं। मतलब लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। चलो पहले लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, है ना? तो बस तुम देखते ही बताओ कि लिफ्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u थी और उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी u ही थी। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में छूटने वाले स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0, है, तो ये बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये आगे ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लॉजिकली बोल सकते हैं, है ना? ध्यान रखना कि आगे हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि लिफ्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u और उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी u, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में छूटने वाले स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u माइनस u, मतलब 0, है ना? तो आगे ये करने का टाइम नहीं है, आगे इसको डायरेक्ट ध्यान रखना कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट छूट रहा होगा, है ना? डायरेक्ट ध्यान रखना कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा होगा या छूट रहा होगा, तो वो लिफ्ट की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। तो लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी होगी, छूटने वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी होगी। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। इससे आगे मूर्खता नहीं करेंगे, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट रहा हो या रिलीज हो रहा हो, तो यू रिलेटिव आंखें बंद करके 0 होगा, है ना? क्योंकि लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी, छूटने वाले ऑब्जेक्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। इससे आगे मूर्खों टाइप से बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट छूट रहा हो, रिलीज हो रहा हो, तो यू रिलेटिव आंखें बंद करके 0 होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि लिफ्ट की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं होता है, तो यहाँ पता भी चल गया। चलो, ये तो हमने इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देख ली, छूट रहा है इससे इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो आंखें बंद करके 0। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना? रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तुम आराम से बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a ऊपर की ओर और स्क्रू का एक्सेलरेशन g नीचे की ओर, दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? g प्लस a इतना होगा। और डायरेक्शन देखनी है, ये तुम खुद बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी पास आने वाला है और स्क्रू का भी पास आने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन के कारण लिफ्ट और स्क्रू दोनों रिलेटिवली पास आ रहे हैं। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस a होगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? पास बुलाने वाली इधर की ओर होगी। बड़ी बात तो नहीं है ना? तो बस हम कह सकते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस a है और दोनों का एक्सेलरेशन एक दूसरे के पास आ रहा है। इसलिए लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन पास बुलाने वाला होगा और वैल्यू g प्लस a होगी। तो बस बताओ
लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी देख लिया और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। बस अब हम रिलेटिव मोशन को प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं ना? या तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिवली रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में स्क्रू का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस है, नीचे की ओर है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की ओर है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी। मतलब शुरू में रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी, फिर बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, इस टाइप से होगा, है ना? मतलब हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिवली रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में स्क्रू बढ़ती हुई रिलेटिव वेलोसिटी से पास आएगा और उससे टकरा जाएगा। और बताओ टकराने में इस स्क्रू को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? h। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा। बताओ एक्चुअली तो ये लिफ्ट और स्क्रू बीच में ही टकरा जाएँगे ना, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो कम होगा, लेकिन टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? h। तो बस स्क्रू को, है ना, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू को यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि स्क्रू की यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? सेकंड इक्वेशन s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर ये लगा देंगे। सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है इसलिए नीचे कोई पॉजिटिव। बस बताओ स्क्रू को यहाँ से यहाँ तक जाने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा? h इक्वल टू u रिलेटिव 0 हमको पता है कि मूविंग लिस्ट से कोई स्क्रू छूट रहा है, रिलीज हो रहा है, इसलिए u रिलेटिव आंखें बंद करके 0 ही होगा प्लस हाफ ए रिलेटिव। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू √2h अपन g प्लस ए ये आएगा, है ना? तो बस इसमें कंक्लूजन याद रखना, है ना? 2 चीजें ध्यान में रखना। एक तो चीज हमको पक्का पता चल गई कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट छूट रहा हो, रिलीज हो रहा हो, तो u रिलेटिव आंखें बंद करके 0 होगा, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो, तो उसके रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा। बताओ दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे। या तो दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही हो, है ना, कभी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही हो, तो उसके रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा। मतलब बताओ हर बार जो काम g करता था, इस बार वो काम कौन करेगा? g प्लस ए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही हो, तो उसके रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा। मतलब हर बार जो काम g करता था, इस बार वो काम g प्लस ए करेगा। तो तुम बताओ कि हर बार किसी भी ऑब्जेक्ट को h साइड से रिलीज करें, ड्रॉप करें, तो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगता था? √2h अपन g लगता था। लेकिन इस बार नीचे तक पहुंचने में टाइम √2h अपन g की जगह g प्लस ए आएगा। और g का काम जो करता है उसको g इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो आगे डायरेक्ट रखना कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा। इसलिए हर बार जो काम g करता था, इस बार वो काम g प्लस ए करेगा। और g का काम जो करता है उसको g इफेक्टिव बोलते हैं। एक और छोटी चीज बता रहा हूँ कि अभी हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, इससे अभी हम इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन से कर रहे हैं। लेकिन जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे उसके बाद इसको हम स्यूडो फोर्स से करेंगे। अभी रिलेटिव एक्सेलरेशन से कर रहे हैं ना, न्यूटन्स लॉ में इसी चीज़ को हम स्यूडो फोर्स से करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर फीलिंग आएगी, ठीक? तो ये हमने कर लिया। चलो अब आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ बच्चों, आगे बढ़ रहा हूँ। अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि पहले लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही थी और अब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, इसको भी देख लेना। देखो इस बार भी मान लेते हैं कोई लिफ्ट है जिसकी हाइट h है और इस बार लिफ्ट a के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। और चलो किसी इंस्टेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी u मान लेते हैं। वैसे तो मैंने चमका करके बताया था कि लिफ्ट वाले क्वेश्चन में लिफ्ट के एक्सेलरेशन का यूज होता है, लिफ्ट की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं होता, लेकिन मूर्खों के टाइप से मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी u है। अब इस इंस्टेंट पर भी इसके छत से कोई स्क्रू छूट रहा है,
तो इस बार भी स्क्रू को फर्श तक पहुँचने में या टकराने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। कर सकते हैं ना? स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि इस बार लिफ्ट ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही है और चलो किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं। अब इस इंस्टेंट पर इस मूविंग लिफ्ट से कोई स्क्रू छूट रहा है। ये तो हमको अच्छे पता है कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई स्क्रू छूट रहा हो तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण ये लिफ्ट की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। मतलब लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है तो उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। फिर एक्सेलरेशन देखना है तो हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो तो प्रेजेंट फोर्स पे ही डिपेंड करता है। तो हमको पता है कि एक बार हाथ से छूट गया उसके बाद सॉरी एक बार लिफ्ट से छूट गया उसके बाद स्क्रू बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा। हर बार इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। ठीक है, बस बताओ लिफ्ट भी मूव करेगी और स्क्रू भी मूव करेगा। तो हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद स्क्रू फर्श से टकरा जाएगा, मतलब स्क्रू को फर्श तक पहुंचने में या फर्श से टकराने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। बस यहाँ भी तुम आराम से बताओ कि इस बार भी ये लिफ्ट और स्क्रू दोनों एक साथ कॉम्प्लिकेटेड है ना। इस बार भी बताओ कि इस बार भी लिफ्ट भी मूव कर रहा है और स्क्रू भी मूव कर रहा है। तो इस बार भी लिफ्ट और स्क्रू दोनों बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहे हैं। तो बताओ दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम सिंपली एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। मतलब वही इस बार भी हम इस लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखेंगे। या तो वही चीज दोनों कॉम्प्लिकेट मूव कर रहे हैं, एक साथ देखना टफ है। तो ऐसे केस में हम सिंपली लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो तुम बताओ कि लिफ्ट के कंपैरिजन में मतलब लिफ्ट को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव मोशन देखेंगे। मतलब लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। चलो सबसे पहले लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि लिफ्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u नीचे की ओर और उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी u नीचे की ओर, है ना। बस साफ-साफ बोल सकते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में इस स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी होगी u माइनस u मतलब 0। कह सकते हैं डायरेक्टली कि लिफ्ट की भी इनिशियल वेलोसिटी u और उससे छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी u। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी u माइनस u मतलब 0। लेकिन ये तो बेवकूफी की है ना, हमको पहले से ही पता था कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट रहा हो या रिलीज हो रहा हो तो यू रिलेटिव आंखें बंद करके 0। तो ये मूर्खता हमने 2 बार की लेकिन अब तीसरी बार नहीं करेंगे, है ना। अब डायरेक्ट ध्यान रखना कि मूविंग गाड़ी या मूविंग लिफ्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट रहा हो या रिलीज हो रहा हो तब तो यू रिलेटिव आंखें बंद करके 0 ही होगा। अब चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। फिर तुम बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a नीचे की ओर और स्क्रू का g नीचे की ओर। तो बताओ दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो तुम डायरेक्ट बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a, स्क्रू का एक्सेलरेशन g। तो लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा g माइनस a। हम कह सकते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a, स्क्रू का एक्सेलरेशन g। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया g माइनस a इतना हो गया। ठीक है, सही ना। बस बताओ लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू की रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब रिलेटिव मोशन को हम प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिवली रोक हम बोल सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस से नीचे की ओर है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू नीचे की ओर मूव करेगा, है ना। बोल सकते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो हम कह सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में स्क्रू बढ़ती हुई रिलेटिव वेलोसिटी से इसके पास आएगा और टकरा जाएगा। और बताओ टकराने में स्क्रू को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना होगा h। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा होगा
क्योंकि एक्चुअली लिफ्ट भी नीचे मूव कर रही है और स्क्रू भी नीचे मूव कर रहा है। तो टकराने में स्क्रू का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन टकराने में स्क्रू को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा h। तो बस स्क्रू को यहाँ से फर्श तक टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि बताओ इस बार भी स्क्रू के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए कौन सी सेकेंड इक्वेशन s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर ये लगा देंगे। सबकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इससे नीचे कोई पॉजिटिव। बस आराम से बताओ कि स्क्रू को यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है h इक्वल टू रिलीज किया है इससे u रिलेटिव आंखें बंद करके 0 हाफ ए रिलेटिव कितना होगा g माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू रूट टू एच अपन जी माइनस ए आएगा। है तो बस इसमें भी हमको डायरेक्ट वही दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो वही कि मूविंग लिफ्ट से अगर कोई स्क्रू छूट रहा हो तो लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी होगी छूटने वाले स्क्रू की भी इनिशियल वेलोसिटी उतनी होगी, इससे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। तो ये चीज वहां भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ, तो याद रखना कि मूविंग गाड़ी या मूविंग लिफ्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट छूट रहा है, रिलीज हो रहा हो, तो यू रिलेटिव आंखें बंद करके 0 ही होगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि लिफ्ट वाले क्वेश्चन में लिफ्ट के एक्सेलरेशन का यूज होता है, लिफ्ट की वेलोसिटी का कोई यूज नहीं होता है ना। तो ये देखिए, उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देख सकते हो, है ना, कि कभी भी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा g माइनस है। बताओ इस बार दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है ना, और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए घटाते में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि लिफ्ट का ए स्क्रू का जी, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस है। ठीक है, तो आगे डायरेक्ट याद रखना, है ना, आगे डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगा। इससे हर बार जो काम जी करता था इस बार वो काम कौन करेगा, जी माइनस ए, जिसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कंपैरेटिवली याद रखना दोनों चीजों को। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे तो उसके रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी प्लस ए होता है। इससे जी इफेक्टिव का काम जी प्लस ए करेगा। और कभी भी लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिर रहे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगा। इससे यहाँ जी इफेक्टिव का काम जी माइनस ए करेगा। है ना, तो ध्यान रखना कि इन दोनों चीजों को भी रिलेटिव एक्सेलरेशन से बताया है, लेकिन न्यूटन्स लॉ में इन्हीं चीजों को हम स्यूडो फोर्स से पढ़ेंगे और स्यूडो फोर्स में ज्यादा अच्छे से क्लियर फीलिंग आती है। हाँ बच्चों, अभी हमने लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही थी इसका क्वेश्चन लिया था। अब उसमें मैं कुछ छोटे-छोटे और केस दे रहा हूँ। ये जैसे मान लेते हैं कि स्क्रू गिर रहा है और हमको पता है कि स्क्रू का तो एक्चुअल एक्सेलरेशन जी मतलब 10 नीचे की ओर होता है और लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है और चलो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 8 मान लेते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 8, स्क्रू का एक्सेलरेशन जी मतलब 10। तो अभी तो लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 नीचे की ओर। तो ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू 2 के रिलेटिव एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव करेगा और कुछ टाइम के बाद फर्श से टकरा जाएगा। चलो अब अगला केस ले रहा हूँ। ये तो देखो इस बार भी स्क्रू का एक्चुअल एक्सेलरेशन तो जी या 10 नीचे की ओर है और चलो इस बार मान लेते हैं कि किसी शरारती बच्चे ने लिफ्ट का केबल काट दिया है, मतलब लिफ्ट भी बिल्कुल फ्री फॉल कर रही है, मतलब लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन जी या 10 नीचे की ओर है। तो बताओ अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल 0। ठीक, तुम बताओ कि लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन जी है 10 नीचे की ओर और स्क्रू का भी एक्सेलरेशन 10 नीचे की ओर। तो अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो बताओ लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, मतलब इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू मूव करेगा ही नहीं। मतलब अभी ये स्क्रू लिफ्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहे तो हमेशा ये स्क्रू लिफ्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही रहेगा, इस बार फर्स्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। इसको तो हम एक्चुअल मोशन से भी कर सकते हैं। तुम बताओ इस बार
लिफ्ट का जितना एक्सेलरेशन है स्क्रू का भी एक्सेलरेशन उतना ही है, मतलब इस बार लिफ्ट जितना मूव करेगी स्क्रू भी उतना ही मूव करेगा। तो अभी स्क्रू लिफ्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है तो हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही रहेगा, है ना? या रिलेटिव मोशन से बोल सकते हैं कि इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू रिलेटिवली मूव करेगा ही नहीं, मतलब अ, अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही रहेगा, फर्स्ट तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक। और चलो अब मैं इसका भी एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, इसको देख लेना, है ना? जैसे वही स्क्रू तो फ्री फॉल कर रहा है, इसका तो एक्सेलरेशन जी मतलब 10 है और लिफ्ट का नीचे की ओर एक्सेलरेशन 13 है ना? तो बस देखते बताओ कि अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? -3, है ना? तुम खुद बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 13 और स्क्रू का एक्सेलरेशन 10, तो बताओ इस बार लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन 10 माइनस 13 मतलब -3 और रिलेटिव एक्सेलरेशन -3 मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 3 होगी और माइनस मतलब डायरेक्शन इनके अपोजिट, इन सब का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इसके अपोजिट ऊपर की ओर होगा, तो कह सकते हैं, है ना? कि इस बार लिफ्ट का एक्सेलरेशन 13, स्क्रू का 10, तो इस बार लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन -3 मतलब 3 अपोजिट ऊपर की ओर। तो तुम बताओ कि इस बार लिफ्ट के कंपैरिजन में स्क्रू का रिलेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ऊपर की ओर है, तो बताओ इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू ऊपर की ओर जाने का ट्राई करेगा, है? तो ये ध्यान रखना, इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन इसके अपोजिट ऊपर की ओर है, तो बस इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है मतलब इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू ऊपर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन ऊपर तो छत है तो स्क्रू छत में अटक जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऊपर छत नहीं होती, ध्यान रखना कि अगर ऊपर छत नहीं होती, लिफ्ट ऊपर से खुली होती, तो फिर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू, है ना, ऊपर छत नहीं होता, ऊपर से खुला होता तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू ऊपर की ओर जाता है, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग चीज है, इस केस में स्क्रू का एक्चुअल मोशन तो नीचे की ओर है लेकिन लिफ्ट उससे भी ज्यादा मूव कर रही है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्क्रू का रिलेटिव मोशन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये सारी एबनॉर्मल चीजों को तुम खुद निपट सकते हो, ठीक। अब चलो इसका एक टफ क्वेश्चन ले रहा हूं, ये तुमको करना है, ठीक है ना? पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ लिख दी है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है? तो हमको दे रखा है कि इस बार ऐसी कोई लिफ्ट है जिसकी हाइट 10 मीटर है, सॉरी, देखो लिफ्ट है जिसकी हाइट 10 मीटर है और हमको दे रखा है कि इस बार लिफ्ट 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव कर रही है, ठीक है? अब देखो हमको दे रखा है कि इसकी फर्श से 6 मीटर हाइट पर हमने किसी, है ना, लिफ्ट के अंदर फर्श से 6 मीटर हाइट पर हमने किसी सिक्के को रिलीज किया है, छोड़ा है, और हमको पता है कि मूविंग लिफ्ट से अगर किसी सिक्के को छोड़े या रिलीज करें तो उसका यू रिलेटिव तो आंखें बंद करके 0 ही होगा। बस हमको देखना है ना, कि फर्श से 6 मीटर हाइट पर किसी सिक्के को छोड़े या रिलीज करें तो इस सिक्के को लिफ्ट से टकराने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। ये तो 2 या 3 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। देख लेना ध्यान से, ठीक? हाँ, फिर इसको कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है लिफ्ट जिसकी हाइट 10 मीटर है, ये 12 के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। फर्श से 6 मीटर हाइट पर किसी सिक्के को रिलीज किया है और हमको पता है, अच्छे से पता है कि मूविंग लिफ्ट से अगर किसी सिक्के को छोड़े या रिलीज करें तो उसका यू रिलेटिव तो आंखें बंद करके 0 ही होगा, ठीक है ना? और हमको ये भी पता है कि एक बार सिक्का हाथ से छूट गया उसके बाद फ्रीली मूव करेगा, तो हमको पता है कि हर टाइम पर इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g मतलब 10 नीचे की ओर होगा, तो बस इस सिक्के को लिफ्ट से टकराने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। दोस्तों तुम आराम से देख कर बताओ कि इस बार भी लिफ्ट और सिक्का दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं, दिख रहा है ना? तो लिफ्ट और सिक्का दोनों बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहे हैं, दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो चलो यहाँ भी वही करते हैं कि
इस लिफ्ट के कंपैरिजन में सिक्के का रिलेटिव मोशन देखते हैं। बताओ, लिफ्ट के कंपैरिजन में मतलब लिफ्ट को तो रिलेटिवली रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में सिक्के का रिलेटिव मोशन देखते हैं। मतलब लिफ्ट के कंपैरिजन में सिक्के की रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। सबसे पहले लिफ्ट के कंपैरिजन में सिक्के की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमको अच्छे पता है कि मूविंग लिफ्ट से सिक्के को छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इससे यू रिलेटिव तो आंखें बंद करके 0 ही होगा। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, तो तुम बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 12 नीचे की ओर और सिक्के का जी मतलब 10 नीचे की ओर। दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और तुम डायरेक्ट बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 12, सिक्के का एक्सेलरेशन 10, तो लिफ्ट के कंपैरिजन में सिक्के का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 माइनस 12 मतलब -2, है ना? तो वही लिफ्ट का एक्सेलरेशन 12, सिक्के का 10, तो लिफ्ट के कंपैरिजन में सिक्के का रिलेटिव एक्सेलरेशन 10 माइनस 12 मतलब -2। और तुम बताओ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन -2 आ गया ना? तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन -2 आ गया मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 2 होगी और पीछे माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन इनके अपोजिट होगी। इन दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इनका अपोजिट ऊपर की ओर होगा। बस, ठीक है ना? बस रिलेटिव वेलोसिटी भी देख लिया और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया। अब रिलेटिव मोशन को स्टडी कर सकते हैं ना? तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि लिफ्ट को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में सिक्के की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होगी और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर होगा। बस बताओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, मतलब इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सिक्का ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये तो मैंने यहाँ भी बताया था। ये तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो इस बार लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सिक्का ऊपर की ओर मूव करेगा और इसकी छत से टकराएगा, है ना? और तुम बताओ कि छत से टकराने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 4 मीटर। तुम बताओ ना, लिफ्ट की टोटल हाइट 10 मीटर है, जहाँ सिक्के को फर्श से 6 मीटर हाइट से रिलीज किया था। तो बताओ, इस सिक्के की फर्श से डिस्टेंस 6 मीटर है, तो छत से कितनी होगी? 10 माइनस 6 मतलब 4। तो बस बोल सकते हैं लिफ्ट को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में सिक्के का रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर होगा। मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सिक्का ऊपर की ओर जाएगा और छत से टकराएगा और टकराने में इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा? 4 ऊपर की ओर। तो बस टकराने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो सिक्के के यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव t प्लस हाफ A रिलेटिव t स्क्वायर ये लगा देंगे। बस बताओ, यहाँ से यहाँ तक सिक्के को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है? 4। छोड़ा इससे U रिलेटिव तो आंखें बंद करके 0 प्लस हाफ A रिलेटिव मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड। बस कंफर्म है कि जो सिक्का है वो फर्स्ट नहीं छत से टकराएगा और कितने टाइम में? 2 सेकेंड के बाद टकराएगा। हाँ बच्चों देखो, ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होता है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो समझ गया होगा कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो, तब भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। बस जी की जगह जी प्लस ए या जी माइनस ए ही आएगा। तो देख लेना, इसमें पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इस बार भी हमको दे रखा है कोई लिफ्ट है जो ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है और हमको पता है कि लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन लिफ्ट ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है। ठीक, अब देखो, इस मूविंग लिफ्ट से हमने इस मूविंग लिफ्ट से हमने किसी बॉल को u रिलेटिव की रिलेटिव वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया है ना? मैंने क्लियरली बताया था कि मूविंग लिफ्ट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ें या रिलीज करें तब तो u रिलेटिव आंखें बंद करके 0 होगा, लेकिन मूविंग लिफ्ट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को झटका देकर फेंकें तो u रिलेटिव 0 होना जरूरी नहीं है। तो बस हमको दे रखा है कि मूविंग लिफ्ट से किसी बॉल को थ्रो कर रहे हैं, है ना?
और वही मूविंग लिफ्ट से किसी बॉल को यू रिलेटिव की रिलेटिव वेलोसिटी से बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, है ना? और हमको पता है कि एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। तो हर बार इस पर एक्चुअल फोर्स mg तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल पहले ऊपर जाएगी और उसी लाइन में पलट करके नीचे आएगी। तो हमको पूछा है कि बॉल को वापस फर्स्ट तक टकराने में टाइम कितना लगेगा, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा वो देखना है। और दूसरा पूछा है कि लिफ्ट से मैक्सिमम कितने हाइट ऊपर उठेगा, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है हमको, है ना? तो बस यहाँ भी वही चीज है कि इस बार भी लिफ्ट और बॉल दोनों कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना टफ है। तो ऐसे केस में हम सिंपली लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव मोशन ही देखेंगे। सही है ना? तो मैं अलग से चित्र नहीं बना रहा हूँ, इसी में ही समझ जाना। लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव मोशन देखते हैं। सबसे पहले बताओ, लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो यू रिलेटिव हमको लड्डू की टाइप से दे ही रखी है। अब लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है। तुम आराम से बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर है और बॉल का एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर है। दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो हम, है ना, दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी प्लस एड है। सही है ना? बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, या हम पक्का बोल सकते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो यू रिलेटिव और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जी प्लस ए। तो बताओ, इस रिलेटिव एक्सेलरेशन के कारण बॉल ऊपर जाएगी और फिर पलट करके नीचे आएगी। तो बॉल को वापस फर्स्ट तक पहुंचने में टाइम, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। बस आराम से बताओ कि अब तो ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का नॉर्मल केस हो गया ना। बस एक ही डिफरेंस ये है कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन जी होता है और इस बार जी की जगह क्या आ गया है, जी प्लस ए। तो बस वही वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगा सकते हैं, बस जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, मतलब जी प्लस ए आ जाएगा। तो बस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u बाई जी। तो यहाँ 2 u की जगह u रिलेटिव, अपन g की जगह g इफेक्टिव, मतलब g प्लस ए आ जाएगा। सही है ना? उसके बाद लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट देखनी है। तो हमको पता है कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर बाय 2g। तो इस बार यू स्क्वायर की जगह यू रिलेटिव का स्क्वायर अपन 2, जी की जगह जी प्लस ए। तो इजीली हम कर सकते हैं। चलो अब अगला केस दे रहे हैं। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार लिफ्ट नीचे की ओर एक्सलेट कर रही है, इसको भी देख लेना। ये तो इस बार हमको दे रखा है कि लिफ्ट ए के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। इस बार भी मूविंग लिफ्ट से किसी बॉल को फेंका है और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में यू रिलेटिव की रिलेटिव वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका है। तो यहाँ भी हमको पता है कि एक बार हाथ से छूट गए उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। तो एक्चुअल फोर्स mg नीचे, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे ये होगा। बस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। इस बार भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। तो यहाँ भी वही कि लिफ्ट और बॉल कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ, लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो यू रिलेटिव हमको लड्डू के टाइप से दे रखी है। अब लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है। तो तुम बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए नीचे की ओर और बॉल का एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर, दोनों के एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव के लिए इस बार घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए, बॉल का एक्सेलरेशन जी। तो लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस ए। हम कह सकते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस ए। बस रिलेटिव एक्सेलरेशन अपोजिंग है इसलिए इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी और फिर पलट करके नीचे आएगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में
मैक्सिमम हाइट देखनी है। बस तुम आराम से बताओ कि अभी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना। बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें जो काम जी करता था, इसमें वो काम जी माइनस ए कर रहा है, जिसको जी इफेक्टिव बोलते हैं। बस वही अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा सकते हैं, बस जी की जगह जी माइनस ए आ जाएगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमको पता है कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली 2u/g, तो 2 u की जगह u रिलेटिव अपन g की जगह g इफेक्टिव मतलब g माइनस ए। और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g। तो इस बार u स्क्वायर की जगह तो u रिलेटिव स्क्वायर अपन 2 g की जगह g माइनस ए इजीली कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसी का ही तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये तो इस बार भी देख लेना, इस बार भी हमको दे रखा है कोई लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि लिफ्ट 3.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है ना, हमको ये दे रखा है। इस बार लिफ्ट 3.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रही है। अब मूविंग लिफ्ट से किसी बॉल को u रिलेटिव के रिलेटिव वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो किया है। वही कहानी कि एक बार छूट गई उसके बाद फ्रीली मूव करेगी। एक्चुअल फोर्स mg नीचे, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे होगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल पहले ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं ना? तो चलो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार लिफ्ट मूव तो कर रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बस बताओ, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। बाकी वेलोसिटी की वैल्यू जो 3.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि वेलोसिटी भले 3.2 हो, 8.7 कितनी भी हो, लेकिन मेन चीज है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी है ना, वही लिफ्ट की वेलोसिटी 3.2 6.8 कितनी भी हो, लेकिन मेन चीज है कि लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगा, है ना। तो बस इस बार भी लिफ्ट बॉल दोनों कॉम्प्लिकेट टाइप से मूव कर रहे हैं, एक साथ देखना टफ है। तो बस इस बार भी लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव मोशन देखेंगे। सबसे पहले बताओ, लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो हमको यू रिलेटिव लड्डू के टाइप से दे ही रखी है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है, तो तुम देखते ही बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, बॉल का एक्सेलरेशन g, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी g होगा, ठीक है ना। बस अब हम कह सकते हैं कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। बस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। वैसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। इस बार 2 u की जगह u रिलेटिव, अपन जी इफेक्टिव का काम इस बार जी करेगा। ये इंप्रेस करना हो तो जी माइनस 0 लिख दो। मैक्सिमम हाइट देखनी है, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय 2g होती है। तो यहाँ u की जगह u रिलेटिव स्क्वायर अपन 2 g की जगह g माइनस 0 ये रख सकते हैं, है ना। और तुम सोच के बताओ कि अगर इसमें लिफ्ट बिल्कुल रुकी हुई होती, है ना, लिफ्ट अगर बिल्कुल स्टेशनरी होती तब भी ये आंसर आता, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि लिफ्ट स्टेशनरी हो तब भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो, और लिफ्ट भैंस के टाइप से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0। तो हम कह सकते हैं कि लिफ्ट रुकी हुई हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, दोनों ही केसेस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल कर रहे बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन g माइनस 0 मतलब g होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u रिलेटिव बाय g, और मैक्सिमम हाइट u रिलेटिव स्क्वायर अपन 2 g की जगह g, या इंप्रेस करना हो तो g माइनस 0 लिख दो, है ना। तो ये लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी तो जो क्वेश्चन लिए थे उसमें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो रहा था। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ऐसा टेढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तब भी अपने तरीके से कर सकते हैं ना। तो इसको देख लेना। तो देखो, इस बार भी कोई सी लिफ्ट है जो a के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रही है।
अब इस लिफ्ट के कंपैरिजन में, है ना, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में किसी बॉल को u रिलेटिव की रिलेटिव वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऐसा टेढ़ा प्रोजेक्ट किया है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और फर्श से टकराएगी। तो हमको देखना है कि बॉल को वापस फर्श तक टकराने में टाइम कितना लगेगा, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, फिर लिफ्ट के कंपैरिजन में मैक्सिमम कितना ऊपर उठेगा, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और तीसरा ये कितना दूर गिरेगा, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, वो हमको देखना है ना? बस तुम आराम से बताओ कि यहाँ भी सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, हमको पता है कि बॉल को ऐसा टेढ़ा फेंका है ना, तो हमको पता है कि एक बार हाथ से या लिफ्ट से छूट गई उसके बाद बॉल फ्रीली मूव करेगी। तो इस पर एक्चुअल फोर्स हमेशा mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। तो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी लिफ्ट और बॉल दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो चलो ऐसा करते हैं कि लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव मोशन देखते हैं। चलो सबसे पहले लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो हमको लड्डू के टाइप से u रिलेटिव दे रखी है। अब लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a ऊपर है और बॉल का एक्सेलरेशन g नीचे है। दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रिलेटिव के लिए ऐड कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a ऊपर, बॉल का g नीचे। तो लिफ्ट के कंपैरिजन में बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, g प्लस ए। बस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी देख ली और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देख लिया ना। तो होता रिलेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी टेढ़ा है, नीचे की ओर है, तो उसके कारण इसका रिलेटिव पाथ नीचे की ओर मुड़ेगा और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब कितने होंगे वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि ये केस तो नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सिमिलर हो गया। बस एक ही डिफरेंस है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जो काम जी करा था, इस बार वो काम जी प्लस ए कर रहा है। या तो बोल सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सिमिलर है। बस एक ही डिफरेंस है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इसका एक्सेलरेशन जी होता है और इस बार रिलेटिव एक्सेलरेशन जी प्लस है। बस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि जी की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, मतलब जी प्लस ए आ जाएगा। सही है ना? बस अब सारे पार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि लिफ्ट, है ना, इसको वापस फर्स्ट तक पहुंचने में टाइम, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमको पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के सिमिलर है। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय g, ये फॉर्मूला होता है। तो इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट 2, u की जगह u रिलेटिव, sin थीटा अपन g की जगह g प्लस a आ जाएगा। फिर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इस बार u स्क्वायर की जगह u रिलेटिव का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2g की जगह g प्लस ए। और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज देखनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g। तो u स्क्वायर की जगह तो u रिलेटिव का स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g की जगह g प्लस ए। और इसी क्वेश्चन में लिफ्ट नीचे की ओर एक्सलेट होती तो जी का काम जी माइनस ए करता। तो लिफ्ट पे बेस हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछा तो तुम इजीली इसको कर सकते हो। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए, है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में था। इससे रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को लॉजिकली निकाल लेते थे कि दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए ऐड कर लेते थे। तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसको वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन बोलते हैं। लेकिन अब हम टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन देखते हैं।
जिसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में, ठीक है? किसी की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, किसी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में हो। और ध्यान रखना कि वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में हो तो उसको टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन बोलेंगे। और हम समझते हैं कि अगर वेलोसिटी अगर अलग-अलग डायरेक्शन में हो तो होशियारी नहीं लगा सकते। अब तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन का भी एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, लैंग्वेज तो तुम वीडियो पॉज करके लिख देना, मैं क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी दो पार्टिकल हैं, शुरू में दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। अब हमको दे रखा है कि जो ए पार्टिकल है वो 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बस हमको देखना है कि आगे का जो मोशन होगा उसमें इन दोनों पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। और फिर हमको पूछा है कि कितने टाइम के बाद डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो चलो तुम देखते ही बताओ कि इस बार भी ए और बी दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। है ना? देखते ही बोल सकते हैं कि इस बार भी ए और बी दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से मूव कर रहे हैं। तो इस बार भी दोनों के मोशन को एक साथ देखना टफ है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। मतलब तुम चाहो तो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन भी देख सकते हो, या श्रद्धा हो तो बी के कंपैरिजन में ए का भी देख सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं, है ना? तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में ना, ए के कंपैरिजन में मतलब ए को तो रिलेटिवली रोक देते हैं, है ना? वही ए के कंपैरिजन में मतलब ए को रिलेटिव रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखना है। मतलब हमको ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। बताओ, इस बार इनकी वेलोसिटी अलग-अलग डायरेक्शन में है, इससे इस बार रिलेटिव के लिए अपने जुगाड़ काम नहीं करेंगे, यहाँ तो हमको फॉर्मूले का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि हमको ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए, या इसको कोड वर्ड में वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए ऐसा लिखते हैं। गलती तो नहीं करोगे ना? तो तुमको तो इंग्लिश आती होगी। तो एक ए के कंपैरिजन में बी की वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। और इसका वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। तो सॉल्व कर लेते हैं। वही यहीं लिख देता हूँ, फालतू क्यों बिगाड़ूं। ये तो ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। वैल्यू रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी तो होता है बी की वेलोसिटी 3 वाई डायरेक्शन में मतलब 3 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए की वेलोसिटी 4 पीछे की ओर है, इसलिए -4 आई कैप ऐसा लिख सकते हैं। तो सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू इतनी आ गई। मतलब कह सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए कितनी आ गई? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और देखो यहाँ तक तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है ना? यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है। और सबसे मेन पार्ट है इस रिलेटिव वेलोसिटी को ड्रॉ करना। है, ध्यान रखना, यहाँ तक हर कोई कर लेता है। ताकि सबसे मेन स्टेप है कि इस रिलेटिव वेलोसिटी को ड्रॉ करना। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो तुम बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटेड टू ए इतना आ गया ना, है ना? मतलब ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आ गई, तो उसको ड्रॉ करेंगे, है ना? तो तुम बताओ कि ए के कंपैरिजन में तो ए को रिलेटिवली रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी थी ना। तो हमको पता चल गया कि ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आई ना। मतलब हम बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं कि
ए को रिलेटिवली रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी? 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ड्रॉ करते हैं। पहले 4i कैप, 4i कैप मतलब 4 तो आगे की ओर और प्लस 3j कैप मतलब 3 वाई डायरेक्शन में, है ना? ये बोल सकते हैं आप। ए को रिलेटिवली रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी? 4i कैप प्लस 3j कैप। 4i कैप मतलब 4 तो आगे की ओर और प्लस 3j कैप मतलब 3 ऊपर की ओर। तो तुम आराम से बताओ कि ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, मतलब ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी दिखने में ऐसी होगी। उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना? बताओ ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5। और एंगल भी निकाल सकते हैं। बताओ ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो, मैं कहा यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो, तो तुम बताओ कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 3/4। tan थीटा इक्वल टू 3/4, है ना? पढ़ा होगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो थीटा 37 डिग्री। लेकिन याद रखना इस ट्रायंगल से हम केवल साइन थीटा, केवल tan थीटा ही नहीं, चाहे तो sin थीटा cos थीटा ये सब भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई sin थीटा पूछे तो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, और कोई cos थीटा पूछे तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। तो याद रखना ये भी तो लकीली एंगल 37 है, लेकिन कई बार एंगल पता नहीं चलता है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि इस ट्रायंगल से हम केवल tan थीटा ही नहीं, sin थीटा cos थीटा सब निकाल सकते हैं। तो बस रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीटली हमने देख ली ना, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 5 और एक्स एक्सिस एंगल 37। बस अब हम इसके रिलेटिव मोशन को स्टडी कर सकते हैं, है ना? मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिवली रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसा टेढ़ा जाता हुआ अपीयर होगा। है ना? बोल सकते हैं, कंफर्म बोल सकते हैं कि ए को, ये बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिवली रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसा टेढ़ा जाता हुआ अपीयर होगा। है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसकी कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से ऐसा टेढ़ा जाता हुआ अपीयर होगा। तो बताओ दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? तुम खुद सोच के बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कि एक पार्टिकल तो रिलेटिव रुका है और दूसरा पार्टिकल ऐसा टेढ़ा जा रहा है, तो बताओ दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ना। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से टेढ़ा जाता हुआ अपीयर होगा। तो बताओ दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लिख सकते हैं कि दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी वो निकाल सकते हो ना? उसके लिए क्या करो, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसको देखो, तो देखते ही बताओ कि इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? डी, है ना? देख सकते हैं कि इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम डी कर रहा है और इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। इससे डी का ये कंपोनेंट तो कितना होगा? डी cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब है डी sin थीटा। कह सकते हैं ना? तो वही ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देख सकते हो। इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम डी कर रहा है और इसके साथ एंगल बन रहा है। इससे डी का ये कंपोनेंट या बेस तो कितना होगा? डी cos थीटा, और डी का ये कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा? डी sin थीटा। और बताओ ये डिस्टेंस डी sin थीटा, मतलब दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस भी कितनी होगी? डी sin थीटा। इसमें sin थीटा की वैल्यू रख सकते हो ना? sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 3d/5। तो इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मिनिमम डिस्टेंस आ गई कि आगे के मोशन में इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस 3d/5 होगी। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है
कि कितने टाइम के बाद डिस्टेंस मिनिमम होगी, है ना? मतलब मिनिमम डिस्टेंस होने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। पहले मूर्ख लोग कैसे करते हैं वो देखते थे। ये तो बस जो गधे लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं, टाइम निकालना है, तो गधों टाइप से सोचते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। उन मूर्खों को डिस्टेंस ये दिखती है 3d/5, और स्पीड या रिलेटिव स्पीड 5 दिखती है, तो ये लिख देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। तुम्हारे घर का राज थोड़ी चलता है, ये तो पूरा गलत है यार, है? तो इसको सही तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो इतनी आ गई। अब हमको देखना है कि कितने टाइम के बाद डिस्टेंस मिनिमम होगी वो देखना है। दोस्तों आराम से बताओ कि ए को रिलेटिव रोक दें, तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी होगी 5, और बताओ इस बी को इस मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, डी कॉस थीटा। है, तो ये बोल सकते हैं ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी है 5, और इस बी को यहां से लेकर के मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है, डी कॉस थीटा। तो बस बोल सकते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी 5 और मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुंचने में इस बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा, डी कॉस थीटा। तो बी को यहां से मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये बी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन बी की रिलेटिव वेलोसिटी। तुम आराम से बताओ कि बी को यहां से यहां तक जाने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितना ट्रैवल करना है, डी कॉस थीटा, अपन इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 5। इसमें कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हो ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 रखेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 4d/25। ये सही तरीका है ना? तो ये हमने कर लिया। ये तो क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी दोनों पार्टिकल अलग-अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए इस बार रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ना, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो अलग-अलग डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हो तब भी रिलेटिव वेलोसिटी को लॉजिकली निकाल सकते हो, है ना? ध्यान रखना कि पार्टिकल अगर अलग-अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब भी रिलेटिव वेलोसिटी को लॉजिकली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वही टू डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब एक्स रिलेटिव वेलोसिटी अलग निकालेंगे और वाई रिलेटिव वेलोसिटी अलग निकालेंगे। उस कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलो सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए गधों टाइप से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको भी लॉजिकली करेंगे। तो देख लेना, सेम वही क्वेश्चन है। ए पार्टिकल 4 की वेलोसिटी है पीछे की ओर, बी पार्टिकल 3 की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो हमको देखना है कि आगे के मोशन में इनकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो बस यहाँ भी कंसेप्ट वही है कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों के मोशन को साथ में स्टडी करना बहुत टफ है, तो एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव मोशन देखेंगे। तो चलो हम किसी के कंपैरिजन में किसी का भी देख सकते हैं। चलो ए के कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं। बस ए के कंपैरिजन में मतलब ए को तो रिलेटिव रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में बी का रिलेटिव मोशन देखना है। मतलब वही ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इस बार हम रिलेटिव वेलोसिटी को लॉजिकली निकालेंगे, और लॉजिकली निकालने का वही तरीका, वही टू डायमेंशनल मेथड का कंसेप्ट कि एक्स रिलेटिव वेलोसिटी अलग और वाई रिलेटिव वेलोसिटी अलग। तो उसके लिए सबसे पहले इनकी वेलोसिटी के एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ देते हैं। तो तब इसकी वेलोसिटी प्योरली एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स वेलोसिटी 4 और वाई वेलोसिटी बिल्कुल 0। ऐसे इसकी वेलोसिटी प्योरली वाई डायरेक्शन में है, तो वाई वेलोसिटी तो पूरी पूरी 3 होगी और एक्स वेलोसिटी बिल्कुल 0 होगी। सही है ना? बस सारी वेलोसिटी को एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया। बस अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स रिलेटिव वेलोसिटी अलग और वाई रिलेटिव वेलोसिटी अलग। चलो सबसे पहले हम ए के कंपैरिजन में बी की वाई रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। तुम शक्ल देखते ही बताओ, है ना? शक्ल देखते ही बताओ कि ए की वाई वेलोसिटी 0, बी की वाई वेलोसिटी 3
तो ए के कंपैरिजन में बी की y रिलेटिव वेलोसिटी तो सिंपली 3 होगी, है ना? देख सकते हैं ए की y वेलोसिटी 0, बी की y वेलोसिटी 3, तो ए के कंपैरिजन में बी की y रिलेटिव वेलोसिटी तो सिंपली 3 होगी। अब x रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, तो तुम बताओ कि इसकी x वेलोसिटी 4 है ना? ए की x वेलोसिटी 4 और बी की x वेलोसिटी बिल्कुल 0, तो ए के कंपैरिजन में बी की x रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0 माइनस 4 मतलब -4 होगी। तो -4 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 4 होगी और माइनस मतलब डायरेक्शन इसके अपोजिट, ये लेफ्ट में है, तो x रिलेटिव वेलोसिटी राइट में होगी और हम बोल सकते हैं कि x रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 4 होगी और डायरेक्शन राइट में, है ना? तो कई मूर्ख लोग इतनी सिंपल चीज में भी कंफ्यूज होते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मार्क्स का दे दूं तब तुम कर लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी के केस में आते कंफ्यूज होते हैं। जैसे तुम बताओ ए और बी पर्सन है, ए बच्चे के मार्क्स 4 हैं और बी बच्चे के मार्क्स 0 हैं, तो कोई पूछे कि ए के कंपैरिजन में बी के मार्क्स कितने होंगे, तो कितने होंगे? 4 कम होंगे मतलब -4। मार्क्स की फॉर्म में दिया हो तो तुम कर लेते हो, लेकिन यही चीज वेलोसिटी की फॉर्म में हो तो चक्कर आने लग जाते हैं कई मूर्खों को। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रिलेटिव मास, रिलेटिव वेलोसिटी सब कुछ एक जैसी चीजें हैं, ठीक है? तो बस एक्स रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हो ना, तो बोल सकते हैं ए की एक्स वेलोसिटी 4, बी की एक्स वेलोसिटी 0, तो ए के कंपैरिजन में बी की एक्स रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0 माइनस 4 मतलब -4, मतलब एक्स रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो 4 होगी और पीछे माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन इसके अपोजिट, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एक्स रिलेटिव वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में होगी जिसकी वैल्यू 4 होगी। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि ए के कंपैरिजन में बी की एक्स रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल ली और वाई रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल ली, तो हम नेट रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ना? बस तुम आराम से बताओ, ये बताओ ए के कंपैरिजन में बी की एक्स रिलेटिव वेलोसिटी 4, वाई रिलेटिव वेलोसिटी 3, तो तुम बताओ कि नेट रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5, है, तो कह सकते हैं कि एक्स रिलेटिव वेलोसिटी 4, वाई रिलेटिव वेलोसिटी 3, तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी बीच में होगी और कितनी होगी? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5। और एंगल भी निकाल सकते हैं ना, है ना? एंगल भी निकाल सकते हैं, तो हमको पता है कि नेट रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना, नेट रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो, तो tan थीटा इक्वल टू जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है 3 अपन जिसके साथ एंगल बन रहा है 4, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि tan थीटा ही नहीं, कई बार हमको sin थीटा और cos थीटा की भी जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना कि अगर sin थीटा और cos थीटा ये सब भी निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रॉपर ट्राइंगल की फॉर्म में जमाएंगे। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि जो y रिलेटिव वेलोसिटी 3 है उसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर लगा देते हैं। कोई पाप तो नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना, ये sin थीटा cos थीटा ये निकालने हैं, ट्राइंगल की फॉर्म में जमाना है, तो उसके लिए एक ही काम कि y रिलेटिव वेलोसिटी 3 है उसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर जमा देंगे। बस बताओ, अब ये पूरा ट्राइंगल हो गया ना, जिसमें बेस का काम तो 4, परपेंडिकुलर का काम 3 और हाइपोटेनस का काम 5, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हो। अगर वो sin थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 3/5, और अगर cos थीटा पूछे तो बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 4/5, ये बाकी रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो बस अब हम रिलेटिव मोशन को स्टडी कर सकते हैं ना, तो बस अब हम पक्का बोल सकते हैं कि ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से शायद टेढ़ा जाता एपियर होगा, है ना? कह सकते हैं ए को रिलेटिव रोक दें तो उसके कंपैरिजन में बी 5 की कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी टेढ़ा जाता एपियर होगा। तो बताओ इन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो निकाल सकते हो ना? तुम आराम से बताओ कि उसके लिए बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं। तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना है? डी, और ये एंगल थीटा है, तो इसके साथ एंगल बन रहा है, इससे डी का ये कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा? डी cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा? डी sin थीटा। बस
मिनिमम डिस्टेंस भी d sin थीटा, जहाँ sin थीटा की वैल्यू 3/5, तो मिनिमम डिस्टेंस 3d/5 हो गई, है ना? उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस तक पहुँचने में टाइम देखना है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। ए के कंपैरिजन में बी की रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी है 5, और बी को यहाँ से लेकर के मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुँचने में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना होगा d cos थीटा। तो मिनिमम डिस्टेंस वाली पोजीशन तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपन रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितना है d cos थीटा, अपन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 5, इसमें cos थीटा की वैल्यू 4/5 रखोगे तो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में टाइम कितना हो गया 4d/25। तो बताओ, फॉर्मूले से किया था तब भी वही आंसर आया था और अभी डायरेक्ट किया तब भी वही। तो बस अब ध्यान रखना कि अब ध्यान रखना कि वेलोसिटी अगर अलग-अलग डायरेक्शन में हो तब भी फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी लॉजिकली निकालेंगे और तब कंसेप्ट ये लगाएंगे कि x रिलेटिव वेलोसिटी अलग निकालेंगे और y रिलेटिव वेलोसिटी अलग। ये ध्यान रखना। एक और छोटी चीज बोल रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसलिए इजीली कर लिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। ठीक, कई बार दिया होता है कि इस बॉल को 4 की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल भी प्रोजेक्टाइल कर रही है, और इस बॉल को 3 की वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो ये जो बॉल है वो सी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रही है। अब दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। ये तो अगर ढंग से देखो तो अगर दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तब भी आंसर वही आएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ये तो हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे इसलिए जी का एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो बस वही कंसेप्ट कि एक बार छूट गई उसके बाद दोनों बॉल फ्रीली मूव करेंगी, है ना? वही घिसा-पिटा कंसेप्ट। एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद दोनों बॉल फ्रीली मूव करेंगी, तो इस बॉल पर भी एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर, और ये बॉल भी फ्रीली मूव करेगी, इस पर भी एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन g नीचे की ओर। बोल सकते हैं ये दोनों बॉल प्रोजेक्टाइल कर रही है ना, एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद दोनों बॉल फ्रीली मूव करेंगी, हर किसी पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर। बस इस बार एक्सेलरेशन है, इससे रिलेटिव मोशन में हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन भी देखना होगा, लेकिन डायरेक्ट बताओ कि इसका एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर है, इसका एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर है, तो एक के कंपैरिजन में दूसरे का रिलेटिव एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 हो गया, और रिलेटिव वेलोसिटी तो सॉल्व करेंगे तो वही 5 टीडी आएगी। बाकी मेन चीज ये है कि दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो बताओ पहले का भी एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर, दूसरे का भी जी नीचे की ओर, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस जी मत तो 0 हो गया। इसलिए दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो फिर जी का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो आगे की कहानी वही चलेगी। तो बस इससे एक सबक लेना है ना, इससे एक सबक सीखना कि अगर प्रोजेक्टाइल कर रहे हो लेकिन दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस जी मत तो 0 हो जाएगा, तो तब जी का कोई यूज नहीं होगा। तो आज की क्लास में मुझे यहीं तक पढ़ाना था, तो ये सारा कर लिया हमने। अब इसका एक लास्ट टफ क्वेश्चन तुमको करना है, तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन देख लेना। इस ये क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है ए और बी दो बॉल्स हैं, शुरू में दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस एल है। अब इस बार दोनों बॉल को प्रोजेक्ट किया है, इस बॉल को 5 की वेलोसिटी से और 37 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल भी ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। इस बॉल को 10 की वेलोसिटी से और 53 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल भी प्रोजेक्टाइल करेगी। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक बार छूट गई उसके बाद फ्रीली मूव करेंगी, हर किसी पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे तो एक्सेलरेशन g नीचे, तो बस ये भी बॉल प्रोजेक्टाइल करेगी और ये भी प्रोजेक्टाइल करेगी। तो हमको देखना है कि आगे का जो मोशन है, इस आगे की मोशन के ड्यूरिंग इन दोनों बॉल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी और मिनिमम डिस्टेंस कितने टाइम के बाद होगी वो देखना है। तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने दो ऑप्शन भी बना दिए हैं, कौन सा करेक्ट है वो देखना है, ठीक है? और तुम अच्छे समझ गए कि ये जो क्वेश्चन था उसमें तो वेलोसिटी सीधी थी, लेकिन इस बार वेलोसिटी टेढ़ी है तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, मतलब इसके भी वेलोसिटी के कंपोनेंट और
इसके भी कंपोनेंट और फिर वही तरीका कि एक्स रिलेटिव वेलोसिटी अलग और वाई रिलेटिव वेलोसिटी अलग। आगे का कुछ भी नहीं बोलूँगा, आगे क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। ये तो बस आज की क्लास में यहीं तक है। बाकी इसको ढंग से समझ करके नोट कर लेना और प्रोजेक्टाइल की शीट कंप्लीट करो यार। किसी ने भी प्रोजेक्टाइल की शीट का एक भी क्वेश्चन शेयर नहीं किया, उसको कंप्लीट करो।